नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। और अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फाहयान का यात्रा वृतांत चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जो कि आप देख पाते हैं कि 375 से 414 ईस्वी का कालक्रम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का कालक्रम माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसी कालक्रम के अंदर 399 से लेकर के 411 ईस्वी तक एक व्यक्ति आता है भारत के अंदर, जिसे फाहयान के नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान आता है, एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का भिक्षु बोल लो उसको, या फिर आप उसको बौद्ध अनुयायी बोल लो, वो भारत में आता है। तो फाहयान फाहयान ये व्यक्ति भारत में आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत आने का, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस व्यक्ति का जो उद्देश्य था भारत आने का, तो वो हो जाता है अपना बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हैं उनका संकलन करना। तो यह ग्रंथों का संकलन करने के लिए आया था, ग्रंथों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए। और कौन से ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए आया था? बौद्ध ग्रंथों को, क्योंकि ये बौद्ध अनुयायी था और बौद्ध ग्रंथ ही इसको चाहिए थे। तो इसके लिए वो आया था भारत में। जब वो 399 से 411 ईस्वी तक आता है, तो इसमें सबसे पहले तो उसको 3 साल केवल और केवल संस्कृत सीखने में लग जाते हैं, संस्कृत बोलने व सीखने में बिताए। ठीक है, तो इसने संस्कृत बोलने व सीखने में इसने बिताए थे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो यह फाहयान 3 सालों तक संस्कृत बोलने और सीखने में बिताता है, जिसके बाद में ये भारत का भ्रमण करता है और भारत के अंदर बौद्ध धर्म से जुड़े सभी स्थलों पर घूमता है। तो कहाँ कहाँ पर इसने भ्रमण किया? तो इसने भ्रमण कहाँ किया? तो इसने भ्रमण उस हर जगह पर किया जहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलन में था, बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों पर, बौद्ध धर्म से जुड़े सभी स्थलों पर यह भ्रमण करता है। और बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की यदि चर्चा की जाए, खोतान, काशगर, गांधार, तक्षशिला, लुम्बिनी, वैशाली, नालंदा और राजगृह और बोध गया, ऐसे जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल हैं, वहाँ पर ये घूमता है और वहाँ से अपने ग्रंथों का, अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपने ग्रंथों का संकलन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए वो भारत में आता है। बौद्ध अनुयायी था। ये कौन था? ये बौद्ध भिक्षु था। इसको आप बौद्ध भिक्षु भी कह सकते हैं, बौद्ध अनुयायी भी कह सकते हैं, बौद्ध भिक्षु था। तो ये भारत में आता है 399 से 411 ईस्वी तक ये आता है। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये चीन का था। ठीक है, इसको चीनी यात्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक चीनी यात्री था जो भारत के अंदर आता है। और इसने चंद्रगुप्त के काल के अंदर ये आया था, तो इसलिए ये चंद्रगुप्त के काल के समय की कई सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराता है, जिसकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, इसका ग्रंथ कौन सा है? फाहयान। फाहयान कालक्रम भारत में इसकी यात्रा रहती है 399 से 411 ईस्वी तक। ठीक, चंद्रगुप्त के काल में। ठीक, तो ये व्यक्ति जो ग्रंथ लिखता है उस ग्रंथ का नाम है फो क्यो की। फो क्यो की नाम से इसका जो ग्रंथ था वो प्रसिद्ध होता है। और इसी फो क्यो की ग्रंथ का जो अनुवाद है बाद में कई विद्वानों ने किया था, जिनमें अपन देखते हैं, एक व्यक्ति का नाम देखते हैं। इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? इसके अनुवाद किसने किया? तो इसका एक अनुवाद जो है वो J.H.
लेगे द्वारा किया गया। जे.एच. लेगे द्वारा इसका अनुवाद किया जाता है। और जे.एच. लेगे ने जो अनुवाद किया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होता है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो इसका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उसे रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम के नाम से जाना गया। तो जे.एच. लेगे का जो अनुवाद था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम। तो इस नाम से जे.एच. लेगे का जो अनुवाद था वो प्रकाशित होता है। और कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होता है। इसी फोक्योकी का दूसरा अनुवाद 1923 के अंदर प्रकाशित होता है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। तो 1923 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होता है, ठीक है। तो 1923 में ये प्रकाशित होता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिस अनुवाद का प्रकाशन हुआ था उस अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेवल ऑफ फाहयान आर द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम। तो उसका नाम क्या था? तो उस अनुवाद का नाम आप लिख सकते हैं ट्रेवल ऑफ फाहयान और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम। तो ठीक है, इतना बड़ा नाम है, ट्रेवल ऑफ फाहयान और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम। इस नाम से यह प्रकाशन होता है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1923 में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा एक और अनुवाद है जो अपन तीसरा अनुवाद कह सकते हैं, जो 1957 में प्रकाशित होता है। और 1957 में जो प्रकाशन हुआ था इसे रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसे रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक कंट्री, ठीक है, इस नाम से प्रकाशित होता है। तो ये तीन प्रकाशन फाहयान की फोक्योकी के अनुवाद हैं जो तीनों प्रचलन में थे। और इसका जो अनुवाद किया था वो मुख्यतया जे.एच. लेगे द्वारा किया गया था, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम के नाम से प्रकाशित किया। 1923 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रकाशन जो किया था उसका नाम रख दिया था ट्रेवल ऑफ फाहयान और रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम। और जो 1957 में प्रकाशन होता है इसे रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। ये तीन अनुवाद हैं जो सर्वाधिक प्रचलन में रहे थे, जिनमें जे.एच. लेगे का नाम सर्वाधिक आता है, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसका प्रकाशन होता है। तो इसका जो अनुवाद किसने किया? जे.एच. लेगे ने किया। स्पेशली बात, जे.एच. लेगे ने इसका अनुवाद किया था, आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाती है अपनी फाहयान की चर्चा, जो कि चीनी यात्री था। अब अपन इसकी चर्चा क्या करेंगे? अपन ये चर्चा करेंगे कि इस फोक्योकी ग्रंथ में तात्कालिक समय की जो हमें जानकारी उपलब्ध होती है वो क्या क्या मिलती है। तो चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था, इस चीज की जानकारी हमें फोक्योकी ग्रंथ से आराम से प्राप्त हो जाती है।
ठीक है। हालांकि बताया जाता है कि फाहियान अपने ग्रंथों के संकलन में और उनकी जो बोलते हैं ना फोटोकॉपी निकालने में, लिखने में, उस समय फोटोकॉपी मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो ये खुद अपने हाथ से लिख रहा था, तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और ये बाहर की दुनिया को भूल जाता है और ये अपने काम में लगा रहता है। इसलिए फोक्योकी ने चंद्रगुप्त का नाम भी उल्लेख नहीं किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम का भी उल्लेख इस व्यक्ति ने नहीं किया है। फिर भी चंद्रगुप्त फोक्योकी ग्रंथ है, उसमें अगर उसके समय आया था तो वहाँ की जानकारी हमें थोड़ी बहुत उपलब्ध हो ही जाती है इस ग्रंथ के अंदर। तो उसकी चर्चा करेंगे, चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था की, जो कि फाहियान के ग्रंथ के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब चर्चा करते हैं अपने तत्कालीन शासन व्यवस्था। और ये तत्कालीन शासन व्यवस्था किस व्यक्ति की है? ये चंद्रगुप्त के काल की है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की है। ठीक है। इस शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें सबसे पहली पॉइंट आ जाता है अपना राजनीतिक दशा क्या थी उस समय। राजनीतिक दशा क्या थी? राजनीतिक दशा की यदि बात की जाए ने, तो राजा का जो उद्देश्य था वो जन कल्याण हुआ करता था, जनता की समृद्धि हुआ करता था, कार्य को कुशल तरीके से करने की कोशिश की जाती थी। जो हर राजा चाहता है, आज अपन सोचते हैं, जिस तरीके से कल्पना करते हैं, ठीक उसी तरीके से वहाँ की राजनीतिक दशा हुआ करती थी। जन कल्याण राजा का मुख्य उद्देश्य था, जनता की समृद्धि चाहता था राजा। ठीक है। और प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से और सुदृढ़ तरीके से और अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश राजा किया करता था। तो ये हो जाती है राजनीतिक दशा। फिर अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसे अपन सामाजिक दशा कहते हैं। तो फाहियान ने सामाजिक दशा के बारे में क्या उल्लेख किया है? फाहियान कहता है कि सब कुछ ठीक था, केवल एक ही चीज दिक्कत वाली थी। जो वहाँ के लोग थे वो शुद्ध व सात्विक भोजन किया करते थे, वो लोग मांसाहारी नहीं थे, वो शराब नहीं पीते थे, और वहाँ की जो जनता थी वो अहिंसा में विश्वास करती थी। सामाजिक दशा में फाहियान वर्णन करता है कि वहाँ पर केवल और केवल एकमात्र जाति थी जिसको चंडाल के नाम से जाना जाता है। चंडाल, ये जो जाति थी ये शराब भी पीती थी, ये मांस भी खाती थी और ये सारे काम करते थे, इसलिए इनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। तो फाहियान ने चंडाल जाति को एकमात्र अछूत जाति के रूप में वर्णित किया है। तो फाहियान ने केवल और केवल इस जाति को अछूत के रूप में वर्णित किया है, वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग शराब पीते थे, मांस खाते थे। इसलिए बताया जाता है, फाहियान ने यह भी वर्णन किया है कि जब ये लोग चल करके शहर के अंदर आते थे तो ये लोग अपने साथ में एक बांस का डंडा रखा करते थे, जिसको सड़क पर, जिसको रास्ते में ज़मीन पर भिड़ाते थे, जिससे लोगों को ये पता चल जाता था कि ये लोग अछूत हैं और वो लोग साइड में हट जाया करते थे। तो ये बताया जाता है कि फाहियान ने ऐसा वर्णन इसमें किया है चांडाल जाति के बारे में। चांडाल के अलावा कोई और जाति के बारे में उसने उल्लेख नहीं किया है। सामाजिक दशा में दूसरी बात ये, धनी जो लोग हुआ करते थे वो निःशुल्क औषधालय का निर्माण करवाया करते थे। राजा ने भी काफ़ी सारे विहार बनवाए। धनी लोगों जो थे उनको स्वतंत्रता थी कि वो लोग मठ, विहार, धर्मशालाएं और जो भी समाज कल्याण के काम है, अस्पताल बनवाना, तो ये सब काम किसने किए थे? धनी लोगों ने भी किए थे। इसी के साथ राजा भी अपना करता था, जैसी उनकी व्यवस्था थी उस तरीके से वो भी किया करते थे। फिर बात करते हैं अपन फाहियान के यात्रा वृत्तांत में वहाँ की तात्कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में क्या उल्लेख किया है। आर्थिक स्थिति की यदि चर्चा की जाए तो भूमि कर आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। तो आय का जो स्रोत था वो क्या था? वो टैक्स था, और भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था वही आय का स्रोत हुआ करता था। करों की अदायगी जो थी वो नगद में या फिर उत्पाद के रूप में दोनों तरीके से की जा सकती थी। तो अदायगी जो थी वो किस तरीके से की जा सकती थी? नगद और उत्पाद, जिस तरीके से लोगों को अच्छा लगता उस तरीके से कर सकते थे। आसान थी कर व्यवस्था। ठीक है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य काफ़ी समृद्ध था। व्यापार जो था वो दोनों तरीके से होता था, आंतरिक और विदेशी। ठीक है। आंतरिक और विदेशी दोनों तरीके का व्यापार हुआ करता था। जो कर्मचारी हुआ करते थे तो राजा के द्वारा कर्मचारी को वेतन दिया जाता था, न कि जमीन।
कर्मचारियों को मुख्यतः क्या दिया जाते थे? वेतनभोगी थे, कर्मचारी वेतनभोगी थे। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ में क्रय विक्रय के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सब फाहयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है जो चंद्रगुप्त के काल में चला करती थी। अब अपन बात करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। तो फाहयान ने धार्मिक स्थिति का भी उल्लेख किया है। फाहयान ने धार्मिक स्थिति का भी उल्लेख किया है। वो बताता है कि जो फाहयान जो था वो मुख्यतः किस धर्म के लिए आया था? वो मुख्यतः बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध भिक्षु था, और वो बौद्ध ग्रंथों का ही संकलन करता है। तो इसलिए फाहयान ने स्पेशली बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी ज़्यादा उपलब्ध करवाई है। हालांकि फाहयान यह भी बोलता है कि राजा जो था, सम्राट जो था, वो स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के साथ में सम्राट द्वारा विहारों का भी निर्माण करवाया जाता है। लोगों को भी पूरी स्वतंत्रता थी, यदि वो किसी दूसरे धर्म को मानना चाहें तो वो मान सकते हैं। लेकिन राजा जो खुद था वो कौन से धर्म का था? वो वैष्णव धर्म का था। यह बात फाहयान के ग्रंथ में हमें लिखी हुई मिलती है। बौद्ध विहारों का निर्माण भी राजा करवाता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो केवल और केवल वैष्णव धर्म को ही प्रमोट करेगा, वो सभी धर्मों को प्रमोट किया करता था। लोगों को फुल स्वतंत्रता थी, वो जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मान सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थिति आ जाती है अपनी, सांस्कृतिक स्थिति। ठीक है, सांस्कृतिक स्थिति की यदि चर्चा की जाए तो वहाँ पर बताता है कि वहाँ के लोग उत्सव बनाने में विशेष मज़ा लेते थे। तो वहाँ पर उत्सव का प्रयोग किया जाता था, उत्सव व महोत्सव। ठीक है, उत्सव व महोत्सव वहाँ पर बनाए जाते थे। लोग उत्सव और समारोह में भाग लिया करते थे। ठीक है, तो उत्सवों में भाग लिया करते थे। इसी का फाहयान ने एक वर्णन किया है सांस्कृतिक स्थिति में। एक जो वैशाख अष्टमी आती है ना, वैशाख अष्टमी, वैशाख अष्टमी बताता है कि उस दिन मुनियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, भिक्षुओं द्वारा एक जुलूस निकाला जाता था और उस जुलूस में रथों को सजाया जाता था, स्तूप की डिज़ाइन में उनको सजाया जाता था, उस पर अलंकृत जो रत्न थे वो जड़े जाते थे। इसी के साथ में वो कहता है कि पूरे गांव के अंदर से वह जुलूस निकाला जाता था। तो यह चीज़ भी फाहयान ने वर्णन किया है। और फाहयान ने अपने उस समय तत्कालीन शासन व्यवस्था के साथ में पाटलिपुत्र का भी उल्लेख किया है। पाटलिपुत्र में स्पेशली बताया जाता है कि फाहयान द्वारा पाटलिपुत्र में जो अशोक का महल था वह देख करके सबसे ज़्यादा फाहयान प्रभावित हुआ था। तो पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देख करके फाहयान प्रभावित होता है। और फाहयान ने यह भी कहा है कि पाटलिपुत्र में दो मठ थे, एक महायान संप्रदाय का था और एक हीनयान संप्रदाय का था, और जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहा करते थे। तो यह उल्लेख जो है वो पाटलिपुत्र से संबंधित फाहयान ने किया है। और इसी के साथ में फाहयान बोलता है कि पाटलिपुत्र के जो महाजन और जो दानी लोग थे वो बड़े बड़े औषधालयों का निर्माण करवाया करते थे। तो यह चीज़ भी बताई जाती है जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। तो यह व्यवस्था भी हमें चंद्रगुप्त के काल में देखने को मिलती है, जिसका उल्लेख हमें फाहयान करता हुआ नजर आता है अपने ग्रंथ में। तो ये हो जाती है अपनी फाहयान से संबंधित कौन सी जानकारी, पाटलिपुत्र से संबंधित जानकारी। इसी के साथ में अपन अगली चर्चा कर सकते हैं, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे। अब मैं आपको फाहयान की यहाँ पर अपनी चर्चा खत्म होती है और अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न कौन से थे। नवरत्न, नवरत्न मतलब 9 हीरे। ठीक है, नवरत्न, इनको सामान्यतः बोला जाता है कि ये सांस्कृतिक रूप से सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। इनमें बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त के काल में कई विद्वान रहे हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है कालिदास। कालिदास भी चंद्रगुप्त के काल में ही रहा करता था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। यह जो कालिदास जो था
वो संस्कृत कवि था और नाटककार था। ये चीज़ याद रखना, कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी संस्कृत में ही मिलेगी। यदि वह संस्कृत का कवि है तो संस्कृत की ही रचनाएं हमें मिलेगी, जिसमें अपन अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका काग्निमित्र जैसे ग्रंथ देखते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति अमर सिंह था, अमर सिंह, ठीक है। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में एक बहुत बड़ा विद्वान रहा है। ये जो था वो संस्कृत का ही कवि रहा है, ये भी संस्कृत का ही कवि रहा है, ठीक है। तो इसका भी याद रखना, ये भी संस्कृत का कवि रहा है। इसने अपना जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा लिखा था? अमर सिंह के द्वारा अमरकोश लिखा जाता है, जो एक संस्कृत का ही ग्रंथ है। और इसे अमरकोश को त्रिकंडा के नाम से भी जाना जाता है। अमरकोश, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है अमरकोश, वो संस्कृत का ग्रंथ है और उसे त्रिकंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है आपके लिखने लायक। इसके अलावा एक वराहमिहिर, वराहमिहिर, एक विद्वान वराहमिहिर था। वराहमिहिर के बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है उसका नाम था पंच सिद्धांतिका। कौन सा ग्रंथ था? पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा लिखा जाता है और यह प्रसिद्ध गणितज्ञ था। वराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री था, ज्योतिषी था। इसलिए यह जो ग्रंथ लिखता है पंच सिद्धांतिका, वो भी उस समय की जो ग्रंथ था उन सभी का निष्कर्ष ये व्यक्ति देता है, ठीक है। उस समय की जो खगोलीय व्यवस्था थी, खगोलीय प्राचीन खगोलीय ग्रंथ जो थे उनका सबका मिलाकर के जो सारांश दिया गया है वो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में इसने दिया है, वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में। इसी के साथ में इसने एक बृहद संहिता भी लिखी है जो ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिषी से संबंधित है, जिसमें ग्रहों की चाल के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ में एक बृहद जातक नामक ग्रंथ भी इसके द्वारा लिखा जाता है। बृहद जातक जो ग्रंथ वराहमिहिर ने लिखा था वह था वैदिक ज्योतिष पर लिखा हुआ ग्रंथ था, ठीक है। तो वराहमिहिर ने 3 ग्रंथ लिखे, पंच सिद्धांतिका जो खगोलीय ग्रंथों का सारांश दिया गया है, प्राचीन खगोलीय ग्रंथ का जो भी थे उनका सारांश जो है वो पंच सिद्धांतिका में मिल जाता है हमें। बृहद संहिता जो लिखी है वो ज्योतिषी, ठीक है, ग्रहों की चाल और ग्रहण जैसी व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से इन विद्वानों के द्वारा लिखे जाते हैं। 9 रत्न हैं तो 9 विद्वान होंगे, सभी की अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कालिदास की रचनाओं के बारे में बता देता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ग्रंथ तो ये हो जाता है। एक हो जाता है मालविका काग्निमित्र, मालविका काग्निमित्र, मालविका काग्निमित्र, मालविका काग्निमित्र, ये ग्रंथ हो जाता है। ये ग्रंथ कालिदास के थे। अमर सिंह की बात की जाए तो अमर सिंह का अमरकोश, अमरकोश जिसे त्रिकंडा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा वराहमिहिर के 3 ग्रंथ हैं, जिसमें एक ग्रंथ का नाम है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक। एक ग्रंथ आ जाता है बृहद संहिता और एक आ जाता है बृहद जातक, बृहद संहिता और एक आ जाता है बृहद जातक। ये ग्रंथ हो जाते हैं जिसमें पंच सिद्धांतिका के अंदर हमें प्राचीन खगोलीय ग्रंथों का सारांश मिल जाता है। बृहद संहिता के अंदर हमें क्या मिल जाता है? ज्योतिष और ग्रहों की चालों के बारे में पता चलता है। और बृहद जातक जो ग्रंथ है उसमें वैदिक ज्योतिष पर लिखा हुआ ग्रंथ है ये, ठीक है। तो ये सब जानकारी हमें इन 3 व्यक्तियों से मिल जाती है। इसके अलावा और भी विद्वान है धन्वंतरी, इसके बारे में तो शायद आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। धन्वंतरी कौन था? धन्वंतरी आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इसे आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। एक था घटकपर, घटकपर एक ये व्यक्ति था घटकपर नाम से। इस व्यक्ति की बात की जाए तो ये मूर्ति कला व स्थापत्य कला में काफ़ी प्रसिद्ध था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में हुआ करता था। इसके अलावा एक व्यक्ति था शंकु, एक व्यक्ति का नाम था शंकु, और ये शंकु जो था वो शिल्प शास्त्र लिखने वाला वास्तुकार था, ठीक है, शिल्प शास्त्र का वास्तुकार था, ठीक है।
और इसके अलावा एक आ जाता है कहपनाक। कहपनाक कहपनाक ये भी एक ज्योतिषी था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था, और इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है। कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? यह ग्रंथ कहपनाक के द्वारा लिखा जा सकता है। इसको रट लेना, याद कर लेना, कैसे भी पूछ सकता है विद्वान। इन सब ग्रंथों को आपको पता होना चाहिए कि इन ग्रंथों के रचयिता कौन थे, त्रिकंडा के रचयिता कौन थे, अमर सिंह थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको रट सकते हैं। इसके अलावा एक और आ जाता है वर रुचि। एक विद्वान और रहा है वर रुचि। ये भी एक विद्वान था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था। ठीक है, और ये व्याकरण शास्त्री था और संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान रहा है। ये भी संस्कृत का विद्वान था और व्याकरण शास्त्री था। ठीक है, इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है वो कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है? इसके द्वारा लिखा जाता है प्राकृत प्रकाश। इसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? प्राकृत प्रकाश का रचयिता कौन है? वर रुचि है। और प्राकृत प्रकाश जो ग्रंथ है, यह कौन सा ग्रंथ है? प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है। यह प्राकृत प्रकाश प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और आ जाता है जिसे अपन वेताल भट्ट के नाम से जानते हैं। वेताल भट्ट ये भी एक विद्वान था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था, और यह एक जादूगर और मंत्र शास्त्र था। तो यह कौन था? वेताल भट्ट एक जादूगर और एक मंत्र शास्त्री हुआ करता था। ये हो जाते हैं हमारे 9 विद्वान, 9 रत्न। सबसे पहला कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरा वराहमिहिर, चौथा धन्वंतरी, पांचवा घटकपर, छठा शंकु, सातवां कहपनाक, आठवां वेताल भट्ट और 9वां वर रुचि। ये नवरत्न हो जाते हैं अपने, और ये सारे के सारे नवरत्न चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बीवियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 बीवियाँ थी। ठीक है, एक का नाम था ध्रुव देवी जो कुमारगुप्त की पत्नी हुआ करती थी, रामगुप्त की पत्नी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त का भाई था रामगुप्त, उसकी बीवी हुआ करती थी। तो रामगुप्त को मार करके चंद्रगुप्त ने उसको अपनी बीवी बना लिया था। ठीक है, एक थी कुबेर नागा जो नागवंश की राजकुमारी हुआ करती थी, तो उसके साथ में भी विवाह किया था। ये चर्चा भी अपन आप ही कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है, नवरत्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास हो जाती है। इसकी बीवियां कौन थी? तो इसकी 2 वाइफ थी। वाइफ कौन कौन थी? 2 थी। एक का नाम कुबेर नागा, दूसरी का नाम ध्रुव देवी। ठीक है, कुबेर नागा से एक बेटी का जन्म होता है जिसको नाम क्या दिया जाता है? प्रभावती। ठीक है, ध्रुव देवी से 2 व्यक्तियों का जन्म होता है। एक का नाम था कुमारगुप्त और एक का नाम हो जाता है गोविंदगुप्त। कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त। ठीक है, इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। कुमारगुप्त की चर्चा अपनी कल स्टार्ट होगी। आज इतना काफ़ी है। फाहयान के यात्रा वृत्तांत के बारे में जाना, और फाहयान ने यात्रा वृत्तांत में क्या क्या बताया है उस चीज़ के बारे में जाना, और अपन लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की है कि चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे।